सामाजिक आंदोलन से निकले हैं, जेपी आंदोलन से निकले हैं, और भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं उनके ऊपर आज तक, जो इधर से उधर से इधर जो होते रहे बिहार की सत्ता की वजह से। वरना नीतीश जी अगर हिम्मत करते तो नीतीश जी तो इस देश की राजनीति का भी केंद्र बिंदु बन सकते थे। ऐसा दौर तो बीच में आया जब नीतीश कुमार का नाम जो है वो लगातार चर्चा में या टकराव की स्थिति में जो है वो था। नीतीश जी ने कभी भी एनडीए के भीतर अपने शुरुआती दिनों में नरेंद्र मोदी जी को कभी स्वीकार नहीं किया। इसकी अगली कड़ी थी, उनको प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट किया जाएगा, लगभग तय हो गया था, और अडवाणी जी एकदम हाशिए पर चले गए थे। तो नीतीश कुमार को लगा कि अब एनडीए में उनका भविष्य नहीं है। जब नरेंद्र मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी तो नीतीश जी ने बयान दिया कि राजनीति में टोपी भी पहननी पड़ती है, तिलक भी लगाना पड़ता है। कई लोग मानते हैं प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश की एकता कराई, ऐसा नहीं था। वहां मोदी जी और नीतीश जी के बीच बंद कमरे में करीब 40-45 मिनट बात हुई। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कुछ घटनाएं हमारे चारों तरफ घटती हैं, उन्हें हम अपने न्यूज़पेपर्स, अखबारों के ज़रिए या फिर टीवी या सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल देखते हैं। लेकिन ये जब किस्से जो हैं ये बनते हैं, उनकी होती हैं कुछ कहानियाँ, और उन्हीं कहानियों को हर बार हर हफ्ते हमारे साथ जो है वो साझा करते हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी, और हर बार वो हमें बताते हैं कि आखिर उन किस्सों के पीछे की वो कौन सी कहानियाँ हैं। और आज एक बार फिर से हमने उन्हें आमंत्रित किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्योंकि हमने बिहार से किस्सों की जो है वो शुरुआत की थी, और मुझे लगता है कि लोगों का जो दिलचस्पी है फिलहाल में वो बिहार में बहुत ज़्यादा बनी हुई है, और नीतीश कुमार वर्तमान में भी बिहार की राजनीति के जो केंद्र बिंदु हैं वो बने हुए हैं। तो आज कुछ किस्सा जो है उन्हीं से जुड़ा हुआ हो जाए। नहीं, किस्सा ही होगा और किस्से भी होंगे। नीतीश जी के बारे में भी बात करेंगे और भी कुछ किस्से सुनाएंगे, क्योंकि जब किस्से हैं तो किस्सों का क्या। दरअसल देखिए, हमने अपने पहले एपिसोड में जो एक किस्सा सुनाया था सुमित, कि नीतीश कुमार 1977 में जब उनको पहली बार चौधरी चरण सिंह ने टिकट दिया, कर्पूरी जी के का भेजा हुआ नाम काट के, वो कर्पूरी जी ने नाम भेजा था भोला प्रसाद सिंह का। भोला प्रसाद जी सिंह उस इलाके के पुराने समाजवादी नेता थे, और वो भी नीतीश जी के ही सजातीय थे, कुर्मी बिरादरी से आते थे, और हरनौत विधानसभा से ही टिकट मांग रहे थे वो भी, और नीतीश कुमार जी, नीतीश जी को मिला था। नीतीश जी चुनाव हार गए थे। हरनौत में उस वक्त जो बेलछी गांव, जो बड़ा मशहूर कांड हुआ है, जिसपे इंदिरा गांधी की वापसी की पटकथा जहाँ से कहते हैं लोग लिखी गई। हालांकि वो कांड हो गया था 77 में, इंदिरा जी चुनाव हारी हैं मार्च में, और मई में 27 मई के आसपास जो है वो घटना घटी थी, जब एक नरसंहार हुआ था, जहाँ पिछड़ी जाति के, जो दबंग जाति मानी जाती है, कुर्मी जाति के लोगों ने पासवानों का, जो दलित आते थे, उनका नरसंहार किया था। और उसके बाद वो एक भारत की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन गया था, और इंदिरा गांधी गई थी वहाँ, और उस वक्त सवारी उपलब्ध नहीं थी, तो शायद कोई पानी वानी था वहाँ पर, कुछ नदी थी जो पार करनी थी, तो हाथी पर बैठ करके बेलछी पहुँची थी, और वो बड़ी चर्चा का विषय बना था, इंदिरा जी का हाथी पर बैठ के जाना और वहाँ लोगों से मिलना। तो नीतीश जी की जो हार हुई थी, वो उसके पीछे उस कांड का भी एक हाथ था। दरअसल नीतीश जी चूँकि समाजवादी थे, जयप्रकाश जी से प्रभावित थे, उनके आंदोलन से थे, तो वो थोड़ा जातिवाद और इनसे ऊपर उठ करके सोचते थे। उस समय युवा थे, तो चूँकि दलितों की हत्या हुई थी, तो उन्होंने उस घटना की निंदा कर दी और उसके खिलाफ बयान दिया था। और जब चुनाव लड़े तो वो मुद्दा बन गया उनके खिलाफ, और उन्हीं की बिरादरी में मुद्दा बन गया, और कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र था वो। तो भोला प्रसाद सिंह जिनका टिकट कटा, वो निर्दलीय चुनाव लड़े, और उन्होंने इसी को मुद्दा बनाया कि देखिए, ये हमारी बिरादरी का नौजवान है, अपने को कहता है कि मैं इस बिरादरी का हूँ, और ये हमारी बिरादरी की ही आलोचना कर रहा है, उसके खिलाफ बयान दे रहा है। और वो मुद्दा ऐसा बना कि नीतीश जी चुनाव हारे। तो मतलब नीतीश जी को अपनी साफगोई की कीमत चुकानी पड़ी। अपने जो सच को सच कहना, यानी जातीय और सामाजिक और बिरादरी का आग्रह छोड़ करके उन्होंने एक सच बात कही कि भाई जो अत्याचार हुआ था दलितों पर, गरीबों पर, वंचितों पर, उसके खिलाफ वो खड़े हुए, उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। तो जो एक तरह से पहला चुनाव हारना कहा जाता है, तो क्यों हारे थे, ये भी एक कारण था। 77 के बाद सर चुनाव फिर 80 में हुआ शायद। हाँ, उस 80 में लोकसभा का फिर चुनाव उन्होंने लड़ा चुनाव। हाँ, फिर लड़ा विधानसभा का चुनाव, फिर उसमें भी वो नहीं जीत पाए, फिर वो बाद में जीते। वो तो हम पिछले उसमें डिस्कस कर चुके हैं, चर्चा कर। तो मैं कहता हूँ कि कई बार व्यक्ति को सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन
उस सच बोलने की कीमत की वजह से आज नीतीश कुमार जो है कहाँ पहुंचे। उस समय भले वो चुनाव हार गए हों, लेकिन वही नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार की राजनीति का केंद्र है। और जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि उनसे थोड़ा बहुत वैचारिक जो उनका विचलन रहा, इधर से उधर उधर से इधर, कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ, अगर उसमें वो थोड़ा स्थायित्व तो होता उनके पास, और जिस धारा से वो निकले थे, सामाजिक न्याय की धारा से, समाजवादी आंदोलन की धारा से, धर्मनिरपेक्षता की धारा से, अगर उसी में डट कर खड़े रहते तो शायद देश के प्रधानमंत्री बनने का भी रास्ता साफ हो सकता था। क्योंकि नीतीश कुमार जी में वो योग्यता है, पढ़े लिखे हैं, पिछड़ी जाति से हैं, किसान जाति से हैं, सामाजिक आंदोलन से निकले हैं, जेपी आंदोलन से निकले हैं, और भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं उनके ऊपर, आज तक आर्थिक रूप से उनकी ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठाता। ये सारे गुण उनके अंदर थे, लेकिन राजनीतिक और वैचारिक ईमानदारी में वो गड़बड़ा गए। वो जो इधर से उधर से इधर जो होते रहे बिहार की सत्ता की वजह से। वरना नीतीश जी अगर हिम्मत करते तो नीतीश जी तो इस देश की राजनीति का भी केंद्र बिंदु बन सकते थे। उनके अंदर वो लक्षण, वो गुण और वो व्यक्तित्व में खूबी रही है। अब तो खैर समय निकल गया, उम्र भी हो गई, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं होती हैं, लेकिन ऐसा दौर तो बीच में आया जब नीतीश कुमार का नाम जो है वो लगातार चर्चा में या टकराव की स्थिति में जो है वो था, फिर नरेंद्र मोदी के तौर पर जो है फिर नाम सामने आता है। वो स्थितियां भी देखी हमने। देखिए, नीतीश जी ने कभी भी एनडीए के भीतर अपने शुरुआती दिनों में नरेंद्र मोदी जी को कभी स्वीकार नहीं किया। अटल जी, अडवाणी जी के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग थी, अरुण जेटली के साथ उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, बड़ी अच्छी उनकी क्वेश्चन थी। जॉर्ज फर्नांडीज चूंकि नीतीश जी के मेंटर थे, तो जॉर्ज साहब की अटल जी और अडवाणी जी के साथ इमरजेंसी के दिनों से ही बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही है। तो जॉर्ज साहब ने उनको बीजेपी के करीब किया था, स्थापित किया था। ये अलग बात है कि बाद में जॉर्ज साहब को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने में भी नीतीश जी की भूमिका रही, और जॉर्ज साहब अपने आखिरी दिनों में काफ़ी इसको लेके परेशान भी रहे, वो भी इतिहास है। लेकिन नीतीश जी जो है 2002 के जो गुजरात में जो दंगे और गोधरा कांड हुआ उसके बाद से वो अपनी एक छवि, वो बीजेपी के साथ रहते हुए भी अपने को एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में दिखाना चाहते थे। इसीलिए वो नरेंद्र मोदी से एक दूरी बना के रखते थे एनडीए में रहते हुए भी। और जब 2012 से उन्होंने अपना रास्ता जब नरेंद्र मोदी जी का नाम शुरू हो गया था चलना राष्ट्रीय उसके लिए, तो लंबे समय तक तो उनको था कि शायद अडवाणी जी को ही प्रोजेक्ट किया जाएगा, वो एनडीए में जुड़े रहे। लेकिन जब उनको लगा, गोवा की जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति हुई और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी को प्रचार उसका प्रमुख बनाया गया, तो जिसकी अगली कड़ी थी उनको प्रधानमंत्री को प्रोजेक्ट किया जाएगा, लगभग तय हो गया था, और अडवाणी जी एकदम हाशिए पर चले गए थे। तो नीतीश कुमार को लगा कि अब एनडीए में उनका भविष्य नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अपना रास्ता अलग चुना। लुधियाना में एक रैली हुई थी एनडीए की, वहाँ मोदी जी ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के ऊपर उठाया, जिसको नीतीश कुमार ने छोड़ाया। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। उसके बाद फिर पटना में जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें डिनर दिया था नीतीश कुमार ने पूरी कार्य समिति को, और उसके बाद डिनर या लंच था कुछ में शायद, वो एकदम कैंसिल कर दिया उन्होंने। बिहार में बाढ़ आई थी, गुजरात सरकार ने जो सहायता भेजी थी 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए, उन्होंने वापस लेने से इनकार, उनको वापस कर दिया, लेने से इनकार कर दिया। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी, तो नीतीश जी ने बयान दिया कि राजनीति में टोपी भी पहननी पड़ती है, तिलक भी लगाना पड़ता है। इस तरह से उन्होंने अपनी दूरी बनाई, और 2014 में मतलब वो जो है लोकसभा चुनाव से पहले वो एनडीए से उन्होंने 2013 में, शायद चुनाव तो मई में हुए, उसके पहले ही 2013 में ही अक्टूबर में मुझे याद है, उन्होंने अपना रास्ता अलग किया एनडीए से, और वो अलग हो गए। और फिर उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस का समर्थन लिया और मुख्यमंत्री बने रहे। वो 13 का चुनाव जो है, 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें नीतीश जी ने जनता दल यूनाइटेड ने ना आरजेडी से गठजोड़ किया, ना वो गए बीजेपी के साथ, और अकेले लड़े, अपनी ताकत आजमाई कि अकेले लड़े। लेकिन उसमें वो काफ़ी निराश हुए, क्योंकि उसमें बहुत बुरी तरह से आरजेडी की तो हार हुई, जेडीयू की भी हार हुई, और बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली बिहार में। तब नीतीश जी ने इस्तीफा दिया
और जीतन राम मांझी को बिठाया। वो भी एक बड़ा साहसिक प्रयोग था उनका। आमतौर पर लालू जी ने इस्तीफा दिया तो राबड़ी देवी को बिठाया, है ना। आमतौर पर लोग परिवार से किसी को वो करते हैं जब उनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ता है। नीतीश जी ने बहुत साहसिक प्रयोग किया और जीतन राम मांझी को, जिनको तब कोई नहीं जानता था, वो मंत्री थे, उनको बुलाया। एक बिल्कुल अति दलित महादलित जाति से आते थे, मुसहर समाज से, और उनको मुख्यमंत्री बनाया। 10 महीने करीब वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मांझी जी फिर अपनी नाव अलग खेलने लगे। मांझी हैं, मांझी तो नाव चलाते हैं, तो फिर मांझी की नाव तो फिर नीतीश जी को नागवार गुजरा, तो उन्होंने उसके बाद मांझी जी को भी हटाया। फिर मांझी जी अलग हो गए, एनडीए में चले गए। और फिर 2015 में जो एकता हुई है दोनों की, उस लालू जी और नीतीश जी की, उसकी बुनियाद भी बहुत दिलचस्प है। जब दोनों हार गए 2014 में, बुरी तरह से हारे, तो जिस दिन नतीजे आए हैं उसी दिन नीतीश जी ने लालू जी को फ़ोन किया रात में, और फ़ोन करके लालू जी से कहा कि अब समय है, हम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, वरना हमारी और आपकी दोनों की राजनीति खत्म हो जाएगी। और वहाँ से फिर शुरुआत होती है दोनों के नज़दीक आने की। जो पहली बार जब वो आरजेडी के नज़दीक आए, जो अपने आप में बड़ा उस समय आश्चर्यजनक था, क्योंकि तब तक लालू जी नीतीश जी का जो राजनीतिक वैर था वो बिल्कुल सांप और नेवले जैसा हो गया था। तो जब बातचीत हुई, उसकी खबर हुई, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो आपस में दोनों के बीच एक तालमेल बना और एकता हुई। फिर कांग्रेस में उसमें आई भी प्रशांत किशोर जी की एंट्री होती है। कई लोग मानते हैं प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश की एकता कराई, ऐसा नहीं था। लालू नीतीश जी की एकता उनके अपने प्रयासों से हुई थी, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने उसको मजबूत किया था अपनी रणनीति के तहत 2015 में। और तब लग नहीं रहा था कि एनडीए या बीजेपी हारेगी, लेकिन बहुत महागठबंधन को जबरदस्त सफलता मिली। तो फिर 2017 में नीतीश जी फिर पलट के चले गए, जब राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था। और बड़ी दिलचस्प बात यह थी कि दिल्ली आए वो, और दिल्ली आकर के वो सोनिया गांधी से मिलते हैं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी तय करने का उनसे अपील करते हैं। और फिर हैदराबाद हाउस में, संयोग से उस दिन मैं भी वहाँ था उस कार्यक्रम में, मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए हुए थे, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति, और उनके सम्मान में भोज था। वहाँ नीतीश जी आए थे, उनको विशेष रूप से हरिवंश जी भी थे, उस समय हरिवंश जी सांसद हुआ करते थे तब, और मैं भी था बतौर को जो कुछ पत्रकार बुलाए गए थे। वहाँ मोदी जी और नीतीश जी के बीच बंद कमरे में करीब 40-45 मिनट बात हुई। हालांकि बताया यह गया कि वो गंगा एक्शन प्लान और गंगा को लेकर के कुछ योजना डिस्कस करने आए थे, उस पर बात हुई। लेकिन उसके बाद ही जो है नीतीश जी निकले, गाड़ी में बैठे, मैंने खुद उनसे पूछा, हमने कहा कि क्या बात हुई, तो हंसते हुए बोले कि तो गंगा पर बात हुई है। तो हमने कहा बाकी राष्ट्रपति का क्या हुआ, तब चुनाव की घोषित हो। बोले कांग्रेस, हमने कहा है भाई अपना उम्मीदवार जल्दी तय करें। तो मुझे भी अंदाज नहीं था कि अब पटना जाते ही तो बदल जाएंगे। और पटना पहुंचते ही उन्होंने जो है इधर कोविंद जी की घोषणा हुई, और उधर नीतीश जी ने अनाउंस कर दिया कि हम कोविंद जी का समर्थन करेंगे। वहाँ से गठबंधन, और वो गठबंधन में रहते रहते उन्होंने जनता दल ने वोट कर दिया कोविंद जी को, और उसके बाद फिर वो बदल ही गए। जब वो 2015 का चुनाव का महागठबंधन जीता था बड़े तूफानी तरीके से, जिसमें नीतीश जी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ग्रुप में थे, 80 सीटें थी, और आरजेडी की 75 सीटें थी। तो लग रहा था कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा कि नहीं, आरजेडी की 80 सीटें थी, सीटें ज़्यादा थी, नीतीश जी की सीटें कुछ कम रह गई थी। तो एक शंका थी कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे लालू जी की नहीं बनाएंगे, लेकिन लालू जी ने, चूंकि कमिटमेंट था, बनाया गया नीतीश जी को मुख्यमंत्री। नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। उस वक्त जो माहौल बना था देश में, खासकर गैर भाजपा राजनीति में, जो सेकुलर पॉलिटिक्स है, उसमें नीतीश जी एक सर्व स्वीकार्य चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए थे। लेकिन जब 17 का वो मामला, जब वो वापस फिर गए एनडीए की तरफ, तो वो बात फिर खत्म हो गई। फिर जब ये 2022 में नीतीश जी वापस आए आरजेडी के साथ, और बीजेपी को से अलग होकर के उन्होंने फिर तेजस्वी जी को दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाया, और जब वो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार वही थे, हम लोगों को मालूम है, तब फिर उनका नाम चला संयोजक बना के प्रधानमंत्री के रूप में। ये भी चला कि उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़ेंगे, सीट भी लोग उन्होंने बताई कि फूलपुर से लड़ सकते हैं या चंदौली से लड़ सकते हैं, जो कुर्मी बाहुल्य सीटें हैं, ये सारी चीज़ें पर डिस्कस हुआ था। लेकिन वो बात फिर आगे बढ़ नहीं पाई, फिर वो आगे सब मालूम ही है। एक बात में दिलचस्प और बताऊंगा, जो शायद
आपके दर्शकों को जाननी चाहिए, क्योंकि कभी आई नहीं कहीं। जब मोदी जी और नीतीश जी के बीच में ये तनातनी चल रही थी उस समय 2012-13 की बात मैं कर रहा हूँ, और नीतीश जी अलग हो चुके थे एनडीए से, और लालू जी और कांग्रेस के समर्थन से वो मुख्यमंत्री थे, और उधर मोदी जी पूरी तरह से तैयार थे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने के लिए, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के लिए सब तैयारी हो चुकी थी। पूरा गुजरात में ही थे वो। ये शायद बात होगी 2013 के आखिरी समय या बीच के, नहीं 2013, हाँ मतलब जब अक्टूबर-नवंबर के आसपास के उसी समय की बात हो जी। अलग हो चुके थे ये उस वक्त गुजरात के कुछ नेता, अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा उनका, क्योंकि उनके राजनीतिक उसका सवाल है, अभी भी वो लोग सक्रिय हैं राजनीति में, और वो बीजेपी के नेता थे, लेकिन बीजेपी से नाराज थे मोदी जी से। उस वक्त वो आए और नीतीश जी से मिले दिल्ली में। अच्छा, गुजरात के नेता, गुजरात के नेता, और उन्होंने नीतीश जी को एक तो बधाई दी कि आपने जिस तरह से काम किया है, और वो नेता पटेल समुदाय के थे, पाटीदार समुदाय के, और पाटीदार समुदाय यानी पटेल समुदाय जो है गुजरात का एक प्रभावशाली सामाजिक वर्ग है, और मान्यता ये है सामाजिक कि गुजर, कुर्मी और पटेल ये एक ही है माना जाता है। सरदार पटेल को इसीलिए सब अपना नेता मानते हैं। वैसे तो सरदार पटेल तो देश के नेता थे, हम सबके नेता थे, लेकिन ये समुदाय अपने को जोड़ते हैं उनसे। तो उन्होंने कहा कि चूंकि गुजर, कुर्मी, पटेल समुदाय में आज की तारीख में आप सबसे बड़े नेता हैं बिहार के, बिहार में हैं आप, लेकिन आपकी जो प्रतिष्ठा है, तो हम चाहते हैं आप गुजरात में रैली करें, मोदी जी को चुनौती दें। नीतीश जी तैयार हो गए, और प्लान ये था कि फिर नीतीश जी को आगे बढ़ाया जाएगा, और गुजरात में भी जो है मोदी जी को, बीजेपी को कमज़ोर करने की कोशिश होगी, तो नीतीश जी को आगे करके, और नीतीश जी की बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। नीतीश जी तैयार हो गए, और ये हुआ कि 31 अक्टूबर को शायद, जब सरदार पटेल का जन्मदिन था, या नवंबर के महीने में कोई तारीख तय करके एक बड़ी रैली सूरत में या राजकोट में या अमरेली में कहीं, जहाँ पटेल समुदाय का वर्चस्व है। उस समय पाटीदार आंदोलन बहुत तेज चल रहा था। केशुभाई पटेल का जो के समर्थक थे वो बहुत नाराज थे, वो काफ़ी, तो बिल्कुल ये योजना बन गई। नीतीश जी भी तैयार हो गए। उसके बाद वो लोग बिहार भी गए, पटना भी गए, मिले, लेकिन फिर बात उस सिरे चढ़ी नहीं। अब क्यों नहीं चढ़ी ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो बात बीच में कहाँ गड़बड़ हो गई, कौन, कुछ लोग उसमें से टूट गए, अलग हो गए, लेकिन वो बात नहीं। तो वो एक तरह से ऑफर आया था नीतीश जी के लिए गुजरात के उस समय दौर के लोग, हालांकि उसमें काफ़ी लोग बाद में फिर बीजेपी में शामिल हो गए, बीच में बीजेपी से अलग थे। तो इस तरह की कोशिशें भी हुई हैं नीतीश जी को वहाँ लाने की। तो ये पूरा वो किस्सा है जो आपने 1977 से शुरू किया, और नीतीश कुमार की जो पूरा राजनीतिक जीवन रहा है उसमें कैसे वो उतार चढ़ाव लेते हुए कैसे बिहार की सत्ता के केंद्र बिंदु बन गए, ये उनकी पूरी जीवन यात्रा है। और इस बार का जब चुनाव हो रहा है तो लगभग उन्हीं के इर्द गिर्द होता हुआ भी नजर आ रहा है, और तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक मजबूरी जो है वो बने हुए हैं। 2005 से बल्कि 2000 से 2000 में भी नीतीश जी एक हफ्ते के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद से बिहार का हर चुनाव नीतीश जी के इर्द गिर्द हुआ है। मतलब बिहार 2000 में उन्होंने लालू जी को चुनौती दी थी एनडीए की तरफ से, और सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप के रूप में पार्टी आई भी, उनका एनडीए आया, मुख्यमंत्री बने भी एक हफ्ते के लिए, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि बहुमत साबित नहीं कर पा रहे थे। 2005 में तो आशातीत सफलता मिली थी उनको, अप्रत्याशित। तो तब से जितने भी चुनाव हुए, खासकर विधानसभा के चुनाव, जिसमें नीतीश कुमार ही उसके केंद्र बिंदु रहे। ये तो बिहार की राजनीति का एक ऐसा सच है। और मुझे लगता है कि श्रीकृष्ण बाबू जो बिहार के सबसे कद्दावर मुख्यमंत्री माने गए, उनके बाद सबसे ज़्यादा उनके, मतलब श्रीकृष्ण जी तो शायद श्रीकृष्ण बाबू तो 10 साल रहे, लेकिन नीतीश जी तो 20 साल के कम बीच का एक कालखंड आप जीतन राम मांझी वाला छोड़ दीजिए अगर 10 महीने का, तो नीतीश जी रहे। लालू जी भी 10 साल ही रहे, क्योंकि उसके बाद 5 साल बीच में जब उनको जेल जाना पड़ा तो राबड़ी जी बन गई थी। तो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही हैं। और ये भी सही है कि आलोचना तो हर नेता की होती है उसके खिलाफ, लेकिन
2005 से लेकर के 2020 तक का जो कार्यकाल था नीतीश जी का, उसमें काफ़ी काम हुए हैं बिहार में, और 15 में, और मैंने खुद देखा है बहुत, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे बिजली का हो, जितनी व्यवस्था सुधारी जा सकती थी उससे। आमतौर पर एक बताऊँ आपको, लालू और नीतीश दोनों जो है, लालू जी और नीतीश जी दोनों बिहार की राजनीति में एक तरह से आप कह सकते हैं उनके नकारात्मकता छोड़ दीजिए जो लालू जी के, लेकिन एम्पावरमेंट में दोनों का बहुत बड़ा योगदान है, सोशल एम्पावरमेंट में। और पता नहीं मैंने आपको ये घटना बताई थी कि नहीं बताई थी, 2015 के विधानसभा चुनाव में मैं खुद घूम रहा था जब बिहार, तो एक गांव पड़ता है पटना से करीब दक्षिण उत्तर दिशा की तरफ, गंगा के किनारे, उस गांव का नाम उत्तर गंगाजल, गांव का नाम ही है उत्तर गंगाजल। 2 गांव है, एक उत्तर गंगाजल, एक दक्षिण गंगाजल। अब वो नाम भी उसके भी कारण गंगा जी किनारे है, गंगाजल से, तो यादवों का गांव था। मैं उस गांव में, यादव बाहुल्य मतलब मैक्सिमम, तो मैं उस गांव में रुका रात में, मतलब मिलने जुलने रुका, मतलब वहाँ ठहरा नहीं था, लेकिन 1-1.5-2 घंटे में वहाँ लोगों से बात की। उसमें काफ़ी अंधेरा हो गया था, लेकिन बात, तो मैंने उसमें नीतीश जी और लालू जी एक साथ थे। तो एक धारणा थी कि नीतीश जी का वोटर लालू जी को वोट नहीं देगा, लालू जी का वोटर नीतीश जी को वोट नहीं देगा। तो ये बीजेपी के लोग इस बात को कह रहे थे, हालांकि वो हुआ नहीं, दोनों ने एक दूसरे को वोट दिया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई लालू जी के आप लोग समर्थक? बोले हाँ। तो हमने कहा नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं लालू जी, आप लोग वोट दे रहे हो, क्यों वोट दोगे आप? तो उनका जवाब बड़ा दिलचस्प था। उस जवाब में एक कहानी छिपी है, कैसे दोनों नेता जो है बिहार की राजनीति में प्रतीक बने, सोशल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उन्होंने कहा साहब लालू जी ने जो है हमको लठ दिया और नीतीश जी ने सड़क दी। बोले सड़क जो देख रहे हैं ना, ये नीतीश जी ने बनवाई है, ये बिजली आ रही नीतीश जी की वजह से। तो मैंने कहा लालू जी ने, बोले लालू जी ने लठ दिया, मतलब एम्पावर किया। मतलब उनका कहना था लालू जी के आने से पहले जो अपर कास्ट के जो बड़े बड़े सामंत और वो लोग थे, दबंग लोग थे, क्योंकि शासन उनके साथ होता था, वो हमारे साथ जो पिछड़ों के साथ जो अत्याचार करते थे, लालू जी के आने के बाद वो हमारा एम्पावरमेंट हुआ और हम ताकतवर हुए। लेकिन डेवलपमेंट काम नीतीश कुमार ने किया। तो सोशल एम्पावरमेंट, द क्रेडिट गोज टू लालू प्रसाद यादव। एटलीस्ट 1990 से 95 और 2000 तक, बाद का टाइम थोड़ा गड़बड़ाया, फिर उसमें जंगल राज वगैरह की सारी चीज़ें आई अपराधी को, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो नीतीश जी के खाते में। लेकिन नीतीश जी के खाते में सोशल एम्पावरमेंट भी है, खासकर अति पिछड़ा और अति दलित, ये 2 कैटेगरी उन्होंने बनाई ना। पिछड़ों में भी अति पिछड़ा, ईबीसी को बोलते हैं, और दलितों में महादलित, जो पासवान और ये जाटो समाज जो रविदासी समाज, इससे अलग इतर मुसहर, अब्दुसाद, पासी, ये जो वो जातियाँ जो बहुत दलितों में भी जो दलित मानी जाती थी, या पिछड़ों में जो अति पिछड़े थे, तो उनका एम्पावरमेंट नीतीश जी ने किया। नीतीश, हाँ, मैं तो देखिए सकारात्मक पक्ष भी देखना चाहिए। आलोचनाएं और निंदा तो नेताओं की बहुत होती है, वो भी होनी चाहिए, लेकिन उनका योगदान भी होता है। वो योगदान ही तो उनको 15-15 साल का शासन, तभी इतना लंबा कार्यकाल जो है नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो सर्व कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था किस्सा बिहार चुनाव की, क्योंकि चर्चा हो रही है तो नीतीश कुमार ने 1977 का चुनाव हारे और कैसे वो बिहार की सत्ता के केंद्र बिंदु हो गए। फिर होगी आपसे मुलाकात विनोद सर के साथ, और फिर जानेंगे उनके साथ जुड़े हुए कुछ और किस्से। सर बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।